फिलोसफी कैसा सब्जेक्ट है, उसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलोसफी का सिलेबस काफ़ी शॉर्ट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है। अलबत्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फिलोसफी के अंदर किस तरह से तैयारी की है। तो मुश्किल आई है फिलोसफी को समझने में, आई है क्योंकि इस तजब्जुब में मुब्तला हूँ कि अब आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। तबीयत जो है ना, इस वक्त मेरी आंखें फुल टाइम बंद हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है 30 मार्च 2022। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िलोसफ़ी कंप्लीट हो चुकी है। फ़िलोसफ़ी की तैयारी। अच्छा, तो मैं ना आज रिव्यू दूंगा फ़िलोसफ़ी का कि यार कि मेरा जो तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह का जर्नी था ना, वो किस तरह करा। फ़िलोसफ़ी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज, कि आपको नॉलेज किस तरह से मिलता है। आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपकी वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, तो आपको नॉलेज मिलता है, अच्छा ये चीज़ ऐसी है। आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, आपको नॉलेज मिलता है, ये बड़ा स्पाइसी है, ये बड़ा मीठा है, एंड ऑल दैट। ये नॉलेज हासिल करने के तरीके हैं। फिलोसफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि नॉलेज हमें किस तरह से हासिल होता है। दूसरी चीज़ हम जो इसमें सीखते हैं वो है एथिक्स, मोरालिटी। हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है और किस तरह से हम सोसाइटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, और सोसाइटी पहले क्या थी और आज किस शक्ल में जा रही है, और इसको अच्छा किस तरह से बनाया जा सकता है। जो तीसरी चीज़ है इसमें वो सबसे अहम है, और वो है पॉलिटिकल साइंस, कि हम सोसाइटी को किस तरह से बेहतर अंदाज में गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने गुड गवर्नेंस जिसे आप आम जुबान में कहें। इसमें बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने तकरीबन कोई 40-40 फिलोसफर्स को मैंने स्टडी किया। सबसे पहला नाम जिसमें फिलोसफी का लिया जाता है वो है सुकरात। दूसरा जो उसका शागिर्द है उसका नाम है अफलातून, और जो उसका शागिर्द है उसका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु। ये 3 सबसे अहम है। बेसिकली जो अरस्तु है ना, उसने बुनियाद डाली है मोरालिटी की भी और सोसाइटी को गवर्न करने की भी। उसके उस्ताद ने डाली थी प्लेटोन, उसने उस चीज़ को कंप्लीट किया। इस तरह से मजीद फिलोसफर्स की पूरी चेन चलती आ रही है। फिलोसफी कैसा सब्जेक्ट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे तो मैं सारी बातें ऑनेस्टली करता हूँ। क्यूरियस टू नो एवरीथिंग अराउंड यू, तो यकीन जाने कि फिलोसफी आप ही के लिए बना है। लेकिन अगर आपकी तबीयत इस तरह की नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, आप अपने जहन के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि यार कि मैं बस चिल रहूँ, बस ठीक है जो है वो है, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ और उसी को मैं पेपर में जाके लिखाऊँ, तो फिर आपके लिए फिलोसफी नहीं है। फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, और बहुत सोचना पड़ता है। समटाइम्स मैं इतनी ज़्यादा थिंकिंग करता था कि मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता था और बीमार अपने आप को फील करता था कि 2-3 दिन मैंने इवन की मेडिसिन भी खाया, लेकिन मैं मेडिसिन खाता नहीं हूँ। लेकिन वो थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती थी, स्पेशली जब मैंने हेगल को और कांट को पढ़ा था ना, कांट को उसकी फिलोसफी मुझे इतनी आसानी से समझ नहीं आई। हो सकता है आपको आ जाए, लाइक उस तरह के यार कि हर चीज़ का दुनिया में एक ऑपोजिट है। मैन है, वीमन है, लाइट है, वहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे इंसान है वहाँ पे साया है। तो हर चीज़ का दुनिया में ऑपोजिट मौजूद है। चीज़ें आप फिलोसफी के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं, और फिलोसफी बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। हाँ, इसका कुछ ताल्लुक जो है ना वो साइंस के साथ भी लगता है। अब मेरा क्योंकि बैकग्राउंड साइंस का है, तो इसलिए मुझे चीज़ें समझने में आसानी होती थी। और दूसरा, आपको इसके फिलोसफी पढ़ने के साथ साथ आपको पैरेलल हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ती है, क्योंकि आपको हिस्ट्री अगर पता होगी तभी आप एक चेन बना सकेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर्स हैं और उनकी क्या क्या थ्योरीज थी। तो इस तरह से ये सीन चलता है। फिलोसफी जब मैं पढ़ रहा था ना, तो एक चीज़ मैंने मुहैया कर लिया था जिस चीज़ का, वो ये थी क्या कि मेरी ज़िंदगी में कभी PhD करने का मौका मिला ना, तो मैं सोशियोलॉजी में करूँगा, दूसरा फिलोसफी में करूँगा। लाइक इतना ज़बरदस्त ये दोनों सब्जेक्ट मुझे लगते हैं। अब अच्छा, सोशियोलॉजी भी इसके साथ साथ चलती है। आपको पता है ना कि सोशियोलॉजी, फिलोसफी और साइकोलॉजी ये तीनों आपस में इंटरलिंक है, और इन तीनों को आप आपस में जोड़ते हैं तो तब आपको समझ आती है। मतलब इनमें से एक भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उनके साथ आपको पैरेलल ये 3 चीज़ें दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हिस्ट्री भी साथ शामिल करते हैं। फिलोसफी फ़िलहाल तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब मैं इस तजब्जुब में मुब्तला हूँ कि अब आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। सोच रहा हूँ कि यार करंट अफेयर्स और जो पाकिस्तान अफेयर्स जहाँ मैंने छोड़ा था, लाइक मैंने पाकिस्तान आज़ाद करवा लिया 73 के आइन तक मैंने पाकिस्तान स्टडी कर लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे आगे कंटिन्यू करूँ, और फिर एक तरफ ख्याल भी आ रहा है कि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो सोच रहा हूँ यार इस्लामियत पढ़ लूँ। अकेडमी का टेन्योर भी ख़त्म होने वाला है, ज़रा तजब्जुब का शिकार हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। तो अभी इसके बारे में वर्क चल रहा है। अलबत्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फ़िलोसफी के अंदर किस तरह से तैयारी की है। फिलोसफी का मेरा तैयारी करने का अंदाज़ वैसे ये रहा है कि मैंने तमाम को पहले पढ़ा, एक एक फ़िलोसफर को, जितने फ़िलोसफर्स मेंशन थे हम सबको मैंने उनको पढ़ा, उनको समझा। पहले समझना बहुत अहम था। यूट्यूब का एक चैनल है डॉक्टर HS सिन्हा, इंडियन फिलोसोफर है, उनसे मैंने बहुत हेल्प ली है। उनके थ्रू मैंने फिलोसफी को समझा कि फिलोसफी असल में क्या चीज़ है और कौन कौन सा फिलोसफर क्या अपना फ़लसफ़ा क्या बयान करना चाहता है। तो वो बहुत हेल्प मिली है मुझे। ठीक है, दूसरा मेरा जो सोर्स था वो 3 बुक्स थी, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैंने उनको समझा, समझने के बाद
उसके बाद फिर मैंने इनको बुक से पढ़ा। लाइक मैं एक फिलोसफर को पढ़ा ना, लाइक एक फिलोसफर का नाम है इमैनुअल कांट, मैंने उसको पहले पढ़ा, डॉक्टर से समझा, यूट्यूब से अच्छे तरीके से समझे, जो मेरे रिसोर्सेज थे मैंने उनको समझा, फिर बुक रीडिंग किया। उसके बाद मैं अगले फिलोसफर पर गया। मैंने पहले फिलोसफर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जो 6 मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, 6 या 7 हैं, उनको स्टडी किया। अच्छा, कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनका आप यूट्यूब पे आपको नहीं मटेरियल मिलेगा, तो उनके लिए मैं मटेरियल मतलब इंटरनेट से मैंने ढूंढा था, मैंने 15 पेज की कॉपीज़ थी, वो सारी मैंने प्रिंट कर ली थी, उनको मैंने वहाँ से पढ़ा। अब सबको पढ़ने के बाद वो जो मेरा एक तरीका है कि मैं जब पढ़ लेता हूँ तो मैं उनमें से जो कॉमन चीज़ होती है, जो कि मुझे चाहिए होती है, जो कि मैं समझता हूँ यार ये चीज़ एग्जाम के अंदर लिखनी चाहिए, वो मैं चीज़ साइड पे ब्रैकेट डाल देता हूँ और वही चीज़ मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर मैं उसको मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ। बट फर्स्टली मैं उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर मैं अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करता हूँ। एक तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को करने का, और मैंने फिलोसफी को भी इसी अंदाज से किया है। ऑल्दो कि मुझे काफ़ी मुश्किल आई है फिलोसफी को समझने में आई है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इस पर सोचेंगे नहीं ना, इस पर सोचने के बाद किसी की थ्योरी समझ आ गई है ना, तो आप उसको अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। जिस तरह आइंस्टाइन कहता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई, इट्स मीन कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स मीन वो अभी तक आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आई है, राइट। तो इसीलिए जब आप कुछ पढ़ लें तो आपको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें, फिर आपको समझ आएगी कि आपको उस फिलोसफी की समझ आई कि नहीं। सिलेबस के हवाले से बात कीजिए तो फिलोसफी का सिलेबस काफ़ी शॉर्ट है। क्रिमिनोलॉजी की निस्बत, क्रिमिनोलॉजी मैंने स्टार्ट में पढ़ा था, फिर आपको पता मैंने छोड़ दिया था उसको। इसका सिलेबस ये है कि मैंने कुछ इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और इंग्लिश भी पढ़ा था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करता ना तो मैक्सिमम भी 2-3 हफ्तों में कवर हो जाना था। मैं शायद ज़्यादा बता दूँ, 2-3 हफ्ते बहुत है अगर आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली साथ साथ चीज़ों को लेना पड़ता है। भैया सोशियोलॉजी भी कवर हो गया, फिलोसफी भी कवर हो गया, 2 सब्जेक्ट तो कवर हो गया। बाकी जनरल स्टडीज़ मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं ना, उनको मैं साइड पे कर लेता हूँ। उनको जब मैं जनरल स्टडी स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं फेमिनिज्म में लगा दूँगा सारी। जैसे करंट अफेयर का सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है। लेकिन जब मैंने फिलोसफी के पास्ट पेपर को एनालाइज किया तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि फिलोसफी के क्वेश्चन है ना वो बड़े ही डायरेक्ट है। लेकिन उन्होंने पूछा कि कांट की फलानी थ्योरी एक्सप्लेन करें, कांट की ट्रांसेंडेंटल थ्योरी एक्सप्लेन करें, प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड एक्सप्लेन करें, सोक्रात का डायलेक्टिक मेथड एक्सप्लेन करें। इस तरह के क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, ठीक है। डिफाइन फिलोसफी एंड व्हाट इट इज रिलेशनशिप विद रिलीजन, इस तरह के क्वेश्चन है। हाँ, एक जो चीज़ इसमें है वो है कि फिलोसफी पढ़ने के लिए आपको रैशनल होना पड़ता है, ये बड़ा अहम, सबसे अहम पॉइंट ये है। सबसे एंड पे शेयर कर रहा हूँ। ये एंड पे शेयर करने का मकसद भी यही है कि एंड तक वही बंदा आता है जो कि फिलोसफी को रखना चाहता है। फिलोसफी को रखना चाहते हो तो रैशनल होना पड़ेगा। आपने अपने नज़रिए को तंग करके नहीं सोचना, आपने ओपन माइंड होकर सोचना है। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि देखिए ना फिलोसफर है ना, वो कहता है कि डाउट ऑन एवरीथिंग। डिकार्टे कहता था, रेने डिकार्टे गाल्बन फ्रेंच फिलोसफर है, कहता था कि आई डाउट एवरीथिंग, उसका एक तरीका था। तो इसलिए वो कहता था कि मैं डाउट करता हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। कौन सोच रहा है? मैं खुद ही को सोच रहा हूँ, इसलिए मैं हूँ। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो आपको भाई रैशनल होना पड़ता है। ये फिलोसफी की कंडीशन है। हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक मैंने जो तैयारी की है वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें लिख ली हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं ऐसे जो मैंने नहीं लिखे हैं, जो कि अभी रिसेंटली 19th सेंचुरी के हैं, जिसमें प्रैग्मेटिज्म के अमेरिकन फिलोसफर्स हैं और नियो प्रैग्मेटिज्म के हैं, और उसके बाद सार्टे, हाइडेगर, एक्सिस्टेंशियलिज्म के फिलोसफर्स हैं। उनको मैंने अभी तक नहीं लिखा क्योंकि मैंने उनको अकेडमी के ऊपर छोड़ दिया। जब मैं अकेडमी को ज्वाइन करूँगा, जब फिलोसफी को किसी अच्छे टीचर से पढ़ूंगा, तब उनके कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे तरीके से समझ के उसके बाद उनको लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर जो है ना वो लाइंस के अंदर चाहिए। तो ये मेरी अप्रोच रही है और यही फिलोसफी के बारे में रिव्यू है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, और लेट्स सी क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर या फिर इस्लामियत। बाय। फिलोसफी का मैंने शायद पहले भी इसका रिव्यू किया हुआ है, तो बहरहाल ये है यहाँ तक मैंने लिखा है यार, ठीक है। ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जो कि मैंने इंटरनेट से देख के बनाए थे, बड़ा अहम फ्रेंड्स है। तो ये मैंने यहाँ तक किया है फिलोसफी को, कि मैंने फिलोसफी का सिलेबस, ये वाली एक बुक है इस ग्रेलिंग की, और एक ये बुक है फिलोसफी द पावर। एक और है यार, वो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं, वो भी अच्छी है। तो बहरहाल ये लिखने का तरीका था, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से देखा। अच्छा ये चीज़ आती है मेन, जो मैंने जहाँ से मैंने उनको फ़िलोसफर्स को पढ़ा ना यार, जो स्पेशली इस्लामिक फ़िलोसफर्स हैं, उनको मैंने ये, जैसे कि अल-गज़ाली हो गया और ये हैं एविरोस हैं, ठीक है, इनको मैंने यहाँ से पढ़ा ही सारे। तो यहाँ से जो चीज़ मुझे पॉइंट मिला, जो मैं समझता था यार कि ये पॉइंट जो है ना बड़ा अहम है, ये इब्न रुश्द हैं, और ये शाह वलीउल्लाह आ गए, उसके बाद इकबाल आ जाते हैं, इकबाल आ गए, और ये इस तरह ये इस्लामिक, ये देखो ना ये पेपर है, ये पेपर का रिव्यू आप देख लें। अब जैसे आया डिस्कस प्रैग्मेटिज्म, क्रिटिकली इवैल्यूएट रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, ये 2000
16 का पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गजाली refute the philosopher's argument about eternity of the universe, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस skepticism, हाँ जी, elucidate Heidegger theory of being and special with reference to deism. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिलोसफी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांचेस, ये मैं बात कर रहा था कि ये आते हैं, डिफाइन, डिस्कस, बर्कले, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको और किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलते हैं, ये इसका फ़ायदा है सब्जेक्ट। अभी यार तकरीबन टाइम हो चुका है, मैं दिखाता हूँ, ये टाइम हुआ है, तबीयत जो है ना इस वक्त मेरी आंखें फुल टाइम बंद हो रही हैं। आज मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़िलासफ़ी ख़त्म कर ली है, तो मैं अब प्लान कर रहा था मैं करंट अफेयर की तैयारी करूँगा या फिर इस्लामिक स्टडीज़ की। तो मैंने फ़ैसला ये लिया कि मैं इस्लामिक स्टडी की तैयारी करूँगा। और तैयारी की वजह से मेरे किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का मेरा अंदाज़ ये होता है कि सबसे पहले ना मैं उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले ना मैं यूट्यूब पे लिखता हूँ हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की जो मैंने तैयार करना है ना उसकी मैं कोई भी वीडियो नहीं छोड़ता, बेशक वो 10, 15, 20 जितने भी हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को ना अपने माइंड सब कॉन्शियस के अंदर, जो असल बात है सब कॉन्शियस के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ। आप एक चीज़ को सुनते हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ आपके दिमाग से चली जाएगी, लेकिन एक चीज़ आप बार बार कंटिन्यूसली सुन रहे हैं तो वो चीज़ आपके पीछे बैठ जाती है। अच्छा ये चीज़ है, इस पेपर में अप एंड डाउन ये होते हैं, इसका स्कोरिंग ट्रेंड ये है और इसको तैयार करने का तरीका ये है, इसका सिलेबस ये है एंड ऑल दैट, इसकी रिकमेंडेड बुक्स ये हैं। तो उसमें मैं बुक्स भी देखता हूँ। जब आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियन देख लेते हैं तो आपका भी एक ओपिनियन जनरेट हो जाता है कि यार अच्छा इसको इस तरह से तैयार करना। तो बहरहाल इस्लामिक स्टडीज़ है, तो मैंने तकरीबन कुछ 7-8 किताबें हैं, वो मैंने मेरे एक जिनसे मेरा ताल्लुक बना हुआ है उर्दू बाज़ार के अंदर, मैंने बुक शेयर करता हूँ, वो मुझे बताते हैं इसकी प्राइस या फिर वहाँ से मंगवा लेता हूँ। तो उनके मैंने शेयर कर दी हैं, रात को मैंने शेयर की थी, सुबह को मैसेज देख लेंगे, 1-2 दिन तक किताबें भी आ जाएंगी। तो अब भी ये मैं इस कश्मकश में भी था कि इस्लामिक स्टडी को उर्दू में तैयार किया जाए या फिर इंग्लिश में। सो आई चूज़ कि इसको उर्दू में तैयार करता हूँ, क्योंकि उर्दू में ज़रा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ आ जाती है चीज़ों की। इंग्लिश में ज़रा मुझे लिखने की भी, आपने अभी आज वो मेरे ख्याल से आपने वो पिछली वीडियो में देखा भी था कि मैंने ऐसे लिखा और कितनी मतलब मुश्किल से मैंने लिखा है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इंग्लिश पे। अभी मैं सब इस्लामियात का होमवर्क करने के बाद मैं सोच रहा था यार कि अब क्या किया जाए, तो मैंने ना वो CSA की वीडियो निकाली, सिविल सर्विसेज अकेडमी की। तो वहाँ पे कुछ उसके व्लॉग्स थे, ज़रा एक मोटिवेशन मिल जाती है कि उसकी जर्नी कैसे है। और वहाँ पे जो 49th कॉमन की एक वीडियो थी, एक काफ़ी अच्छी एक इंस्पिरेशन मिलती है यार कि आफ्टर होल एग्जॉस्टेड जर्नी, उसके बाद आपका जर्नी कैसा होता है। पहले आपने रिटर्न तैयार करना है, उसके बाद यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड और देन आपने स्टेप लेना है सिविल सर्विसेज अकेडमी में, और फिर उसका भी एक प्रॉपर जर्नी है। फिर उसके बाद जो भी आपने जिस ग्रुप में जाना है। बहरहाल एक अच्छी मोटिवेशन मिली, लेकिन अभी मेरी आंखें फुल टाइम बंद हो रही थी और तकरीबन मैं सुबह 9 बजे का उठाऊँ और बस हो गई है 2 बज गए। नाउ आई हैव टू स्लीप।